अध्याय 239 ड्रैगन राजा अपनी शान दिखाता है। तो क्या तुम सचमुच मेरी औरत बनने को तैयार हो? लॉन्ग जिंग ने रिया मेहता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो। रिया मेहता की निगाहें अचानक हट गईं, वह अचंभित हो गई, लेकिन फिर भी उसने उधर देखा। जब तक तुम मुझे विरासत दिलाने में मदद कर सकते हो, तुम्हारी औरत बनने में क्या बुराई है? लॉन्ग जिंग जोर से हंसा, खुलकर हंसा और फिर कुछ नहीं बोला। टेबल पर बारबेक्यू की प्लेटें लाई गईं और उन्होंने कबाब खाना शुरू कर दिया। उन्होंने बियर की कुछ बोतलें भी खरीदी और जमकर पी। जब उन्हें उनसे कोई जानकारी नहीं मिली तो दोनों महिलाओं ने भी खाना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद, जैसा कि किसी भी मुख्य किरदार के साथ होता है, कोई न कोई अचानक ऐसे समय में मुसीबत खड़ी कर देगा। कुछ दूरी से टैटू बनवाए हुए बेरोजगार लोगों का एक समूह चलकर आया। गुंडों के सरदार ने जूली के खूबसूरत शरीर को देखकर सीटी बजाई। वाह, मुंबई में सचमुच इतने सुंदर पश्चिमी सामान हैं और इतनी मासूम दिखने वाली लड़की भी है। वाह वाह, आज हम कितने भाग्यशाली हैं। लगभग 1 दर्जन गुंडे अश्लील मुस्कान लिए मेज के चारों ओर जमा हो गए। हेलो एलयू, नेता ने अपने हाथ मेज पर रखे आगे की ओर झुका और मुस्कुराते हुए कहा। दोनों महिलाओं को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। आखिरकार इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी आम थीं। जूली चारों तरफ से घिरी हुई थी और घबराई हुई लग रही थी। यही बात रिया मेहता पर भी लागू होती है। केवल लोंगक सिंह ही बेखबर लग रहा था, वह अभी भी अपने कबाब खाने में मग्न था। धत्तेरे की जौ, जूली ने गुस्से से कहा जब कोई उसके पास आया। इसी क्षण युवकों के नेता ने रिया मेहता की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन लॉन्ग जिंग ने उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया, जो हमेशा से गूंगा होने का नाटक करता था। युवक दर्द से कराह उठा और ठंडे स्वर में लॉन्ग जिंग से कहा, मुझे लगा था कि तुम गूंगे हो, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अंधे भी होगे। आज मेरे भाई इन दोनों लड़कियों के साथ अपनी मनमानी करने वाले हैं। तुम बेइज्जत आदमी, बस किनारे खड़े होकर देखते रहो। अगर आप कोई कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तो आपको कुछ न कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने धमकी भरे बयान दिए। लॉन्ग जिंग ने शांत भाव से अपने हाथ पोंछे, आंखें ऊपर उठाईं और पूछा, तुम लोग किसके साथ हो? उस युवक ने घमंड से कहा, तुम किसके साथ हो? क्या तुमने ब्रदर लेपर्ड के बारे में सुना है? वह मुंबई का अत्याचारी है। मेरा भाई लेपर्ड नवरंग प्रांत के स्थानीय तानाशाह अशोक वर्मा के साथ है। इस जगह का मालिक वही है। लॉन्ग जिंग ने बनावटी मुस्कान दी, अपना सिर हिलाया और पूरी तरह से बेफिक्र दिखाई दिया। उन युवकों को नजरअंदाज करते हुए उसने रिया मेहता और जूली की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने रेयांश मेहता को अपनी विरासत स्वेच्छा से सौंपने के लिए कैसे राजी किया। दोनों महिलाएं अचंभित रह गईं। लॉन्ग जिंग ने जुओ शानहू को फोन किया और पूछा, तुम कहाँ हो? तुम्हारा एक गुर्गा है जिसका नाम ब्रदर लेपर्ड है, जो बहुत ही घमंडी है। उसने मुंबई में मेरे खिलाफ कुछ छोड़ने की कोशिश की थी। आपके पास मुंबई में यह रोड पर स्थित योंगे के बारबेक्यू स्टॉल तक पहुंचने के लिए आधा घंटा है। समय बीतने के बाद अब से आपके क्राउचिंग टाइगर गैंग के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रह जाएगा। कॉल खत्म करने के बाद लॉन्ग जिंग ने युवाओं के समूह की ओर उदासीनता से देखा और कहा, अगले आधे घंटे का आनंद लें, क्योंकि यह आपके जीवन का आखिरी समय होगा। वे युवक उसे देखकर स्तब्ध रह गए और वे सब अपना काम रोककर अपना सिर खुजलाने लगे। नेता अचानक हंस पड़ा, तुम जानते हो भाई टाइगर को? तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम मूर्ख हैं? इस पूरे नवरंग प्रांत में किसी ने भी भाई टाइगर से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं आधा घंटा इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होती है। मालिक, बियर की 10 पेटियां और आपके पास जो भी बारबेक्यू है सब ले आइए। बिल इस बच्चे के खाते में डाल दीजिए। युवकों ने मेजों को आपस में सटा दिया और जोर जोर से और घमंडी लहजे में बोलने लगे। बारबेक्यू खाते समय वह 2 खूबसूरत महिलाओं को घूरता रहा और लगातार अश्लील बातें बोलता रहा। रिया मेहता उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गई और लॉन्ग जिंग से फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम सचमुच आश्वस्त हो, या हमें भागने का कोई मौका ढूंढना चाहिए? जूली ने डरते हुए कहा, लॉन्ग, लापरवाही मत करो। ये लोग ऐसे दिखते हैं जैसे इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। ये भी उन काले लोगों की तरह ही किसी स्थानीय गिरोह के हैं। इनके पास बंदूकें भी हो सकती हैं। लॉन्ग जिंग ने आत्मविश्वास और शांति से कहा, चिंता मत करो, मैं इन कुछ गुंडों को गंभीरता से नहीं लेता। बिना किसी मदद के भी मैं इनसे खुद निपट सकता हूं। मैंने इन लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कितना सक्षम हूं। उसे इस हालत में देखकर दोनों महिलाएं वहां से जा नहीं सकी, क्योंकि उस युवक की निगाहें अब भी उन पर टिकी हुई थीं। वे केवल अपनी घृणा को दबाकर चुपचाप समय गिनने लगीं। 20 मिनट बाद सड़क पर दूर से ही लग्जरी कारों का एक काफिला तेजी से उनकी ओर बढ़ा। यह अचानक सड़क किनारे एक बारबेक्यू स्टॉल के सामने रुक गई। गर्दन पर बाघ के टैटू गुदवाए हुए लगभग 1 दर्जन हटे कट्टे आदमी ऊपर से नीचे उतरे। वे समाज के अन्य युवाओं से स्पष्ट रूप से एक अलग वर्ग के हैं। उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घेर लिया और रेयांश मेहता की ओर चल पड़े। जब समाज में युवा लोग मध्यम आयु वर्ग के लोगों को देखते हैं तो वे तुरंत चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर भय दिखाई देता है। टाइगर, ये सचमुच ब्रदर टाइगर है? बिल्कुल नहीं, वह सचमुच ब्रदर टाइगर को जानता है। यह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि अशोक वर्मा था। वह अपने आदमियों को सीधे लॉन्ग जिंग के पीछे ले गया, जहां वे सभी एक घुटने पर बैठ गए और जोर से बोले, प्रणाम ड्रैगन राजा। पहाड़ का बाघ देर से आया है, कृपया मुझे दंडित करें ड्रैगन राजा। लॉन्ग जिंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं बल्कि तिरस्कारपूर्ण रवैया बनाए रखा।
दोनों महिलाएं इस दृश्य को देखकर अचंभित थीं, मानो वे किसी टीवी ड्रामा को देख रही हों। बिना सिर घुमाए लॉन्ग जिंग ने अपनी बियर पीते हुए ठंडे स्वर में कहा, इतने सालों में तुम नवरंग प्रांत में भूमिगत बलों के प्रभारी रहे हो और तुमने बहुत सारा कचरा इकट्ठा किया है। क्या आपको पता है कि इससे ड्रैगन पैलेस को शर्मिंदगी हो रही है? अशोक वर्मा को पसीना आ गया और उसने विनम्रता से कहा, यह मेरी गलती है, कुप्रबंधन की वजह से। मैं ड्रैगन किंग को जरूर संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। लॉन्ग जिंग ने सिर हिलाया। अशोक वर्मा ने तुरंत अपने आदमियों को युवकों के समूह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिर उन्हें एक एक करके गाड़ी में बिठाया गया और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ऐसा लगता है कि अब उनसे निपटा जाने वाला है। इसके बाद लॉन्ग जिंग खड़ी हो गई, अशोक वर्मा की ओर मुड़कर देखा और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मैं अतीत में जो हुआ उसे माफ कर सकती हूँ और भूल सकती हूँ, लेकिन मैं भविष्य में उसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। अशोक वर्मा ने सिर झुकाकर कहा, मैं ड्रैगन राजा की इच्छाओं का पालन अवश्य करूंगा। यदि मैंने फिर कोई गलती की तो मैं अपनी मृत्यु से उसका प्रायश्चित करूंगा। लॉन्ग जिंग ने संतुष्टि से कहा, अच्छा, आज मैंने आपको जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है उसके अलावा एक और काम है। मुंबई के रेयांश मेहता ने बार बार मेरी क्षमताओं की परीक्षा ली है। कल आप सभी लोग 9 बजे से पहले लांछान में इकट्ठा हो जाए। मैं इन चींटियों को आज्ञाकारी बनाकर मेहता परिवार की विरासत सौंपने के लिए मजबूर करूंगा और फिर वे बिना दफन स्थान के मर जाएंगी। इस बार यह पिछली बार की तरह मामूली झड़प नहीं है। अगर तुमने जरा भी लापरवाही बरती या पीछे हटे तो मैं तुम्हारे पूरे गिरोह का सफाया कर दूंगा। आया समझ में? अशोक वर्मा ने भयभीत होकर सिर हिलाया और बार बार कहा, समझ गया। हम आज रात ही इंतजाम कर लेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि रेयांश मेहता के पास मदद के लिए कोई न बचे। तो फिर दफा हो जाओ, लॉन्ग जिंग ने अशिष्टता से कहा। अशोक वर्मा ने जल्दी से बाकी लोगों को दूसरी लग्जरी कारों में बिठाया और घबराकर वहां से भाग गया। मैंने लोंगक सिंह को नहीं देखा, वह इस गली से ज्यादा दूर नहीं है। अशोक वर्मा अब पहले की तरह चापलूसी भरा व्यवहार नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह शांत और संयमित दिखाई दे रहा था, उसमें घबराहट का कोई संकेत नहीं था। एक घमंडी छोटा बदमाश। योंगगे का बारबेक्यू स्टॉल। लॉन्ग जिंग का दूसरा रूप देखने के बाद दोनों महिलाओं को उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। इस आदमी में असली ताकत है, यह कोई साधारण इंसान तो नहीं है। यहां तक कि प्रांतीय नेता भी इससे डरते थे और इसके आगे झुकना पड़ता था। दोनों महिलाओं ने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग जिंग इतना अद्भुत था। ड्रैगन, तुमने जो कुछ भी कहा वह सच है। भगवान का शुक्र है कि मैं तुमसे मिली, जूली ने खुशी से कहा। रिया मेहता ने राहत की सांस ली और कहा, लॉन्ग जिंग, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? तुमने मुझे बेकार में परेशान कर दिया। लॉन्ग जिंग ने हंसते हुए कहा, मुझे बस डर है कि तुम हमारी असली पहचान में अंतर महसूस करोगे और मेरे साथ दोस्त नहीं बनोगे। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, रिया मेहता ने ईमानदारी से कहा। लॉन्ग जिंग की क्षमताओं की पुष्टि करने के बाद दोनों महिलाओं की आंखों में बदला लेने की इच्छा चमक उठी। धिक्कार है रेयांश मेहता, तुम सोचते हो कि तुम इतने महान हो क्योंकि तुमने छल से मुकदमा जीत लिया। देखते हैं कल तुम क्या करते हो। अंडरवर्ल्ड का सरगना भी हमारा ही आदमी है। तुम जैसी छोटी सी कुतिया से निपटना तो बहुत आसान है। चूंकि आप नरम चीजें नहीं खाएंगे तो डर का आनंद लें। लॉन्ग जिंग, रेयांश मेहता को पकड़ने के बाद उसे मारने में जल्दबाजी मत करना। मैं उसे ठीक से यातना देना चाहता हूँ। डॉट 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 डॉट। अगले दिन सुबह दोनों महिलाएं इंतजार नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने लोंगशिंग को होटल से ब्लू माउंटेन विला तक गाड़ी चलाने के लिए कहा। तथापि हालांकि इस बार उन्हें ब्लू माउंटेन की तलहटी में टाउन हाउस के बाहर रोक दिया गया। वे बाहरी इलाके में स्थित विला में भी नहीं जा सकते। पिछली बार जब लोंगक सिंह आया था तो उसने किसी को ढूंढने का बहाना बनाया था और विला क्षेत्र के द्वारपाल ने उसे अंदर जाने दिया था, लेकिन उसे डांटा गया था। इसलिए पहाड़ की तलहटी में स्थित द्वारपाल को याद आया कि लोग कैसे दिखते थे और वह लंबे समय तक उनके प्रति नाराजगी रखता रहा। अब जब उन्होंने इस कार को फिर से देखा है और लॉन्ग जिंग और रिया मेहता को फिर से देखा है तो उनसे पूछे बिना कि वे वहां क्या कर रहे हैं उन्हें भगा दिया गया है और गेट को बंद कर दिया गया है। हालांकि लॉन्ग जिंग इस बार भी पीछे नहीं हटा और जब उसे बाहर रोका गया तो उसने सीधे कार्रवाई की। एक व्यक्ति ने 2 गार्डों को बेहोश कर दिया, गेट खोला और पहाड़ी की ओर भाग गया। पहाड़ी विला पर पहुंचने पर उन्हें रेयांश मेहता के असली सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया। ये वही सुरक्षा गार्ड था जो पिछली बार अंग्रेजी नहीं समझ पाया था और उसने बाहर आकर कार रोक दी। ये फिर से तुम हो? बॉस ने आदेश दिया है कि अगर वह तुम्हें यहाँ फिर से देखेंगे तो तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुरक्षा गार्ड के संकेत पर स्टन गन से लैस 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड तुरंत विला के अंदर आ गए। वह वर्दी पहने हुए था, लंबा और मजबूत था और उसमें एक सैनिक जैसी छवि थी। सुरक्षा गार्डों की आंखें ठंडी थीं, वे किसी भी असामान्य बात के संकेत पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। अब जब वह पहले से ही यहाँ था तो लॉन्ग जिंग ने अब कार में और अधिक समय तक रहने की योजना नहीं बनाई। वह अकेले ही कार से बाहर निकला और एक दुष्ट मुस्कान के साथ बोला, रेयांश मेहता को बाहर लाओ। मुझे तुम छोटे बदमाशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो बॉस से मिल सकते हो। मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुम नहीं गए तो गोली मार दूंगा। सुरक्षा गार्ड चिल्लाया। 1, 2, 3, टकराना। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों बहुत करीब थे और हालांकि स्टन गन की रेंज केवल 7 मीटर थी, लेकिन ये लॉन्ग जिंग को मारने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ड्रैगन किंग ने बस अपना हाथ उठाया और बिना पलक झपकाए तीर जैसी गोली को दूर फेंक दिया।
मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, लॉन्ग जिंग ने कहा। उनके इस कदम से ब्लू माउंटेन विला के सुरक्षाकर्मी सचमुच भयभीत हो गए। लेकिन उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे दुनियादारी के मामले में बहुत बुद्धिमान थे और ग्रहीय दस्तों में उनसे ऊंचे स्तर के कई विशेषज्ञ थे जो स्टन गन की गोलियों को नाकाम कर सकते थे। ग्रहीय दस्ते के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा की कमान संभालने का अधिकार है, क्योंकि अपने खाली समय में वे सुरक्षा गार्डों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए कुछ छोटे मोटे कौशल भी सिखाते थे। सुरक्षा गार्डों को पता था कि लॉन्ग जिंग स्पष्ट रूप से पारंपरिक मार्शल आर्ट का मास्टर था, जिसे वे संभवतः हरा नहीं सकते थे। उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और विला से कहा, अरे, वह व्यक्ति जिसने कुछ दिन पहले बॉस की बहन होने का झूठ बोला था, फिर से यहाँ है। हम उसे संभाल नहीं सकते। वह पारंपरिक मार्शल आर्ट में माहिर है। हाँ, बॉस यहाँ हैं। ठीक है। सुरक्षा गार्ड की बात खत्म होने के बाद उसने एक छड़ी निकाली, लॉन्ग जिंग को धमकी भरे अंदाज में घूरा और एक शब्द भी नहीं कहा। लॉन्ग जिंग बिल्कुल यही चाहता था। अब जब रेयांश मेहता वहां था तो चीजें बहुत आसान हो गईं। उसने मुड़कर रिया मेहता की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बाहर आ सकती हो। मेरे यहाँ होने से कोई खतरा नहीं होगा। दोनों महिलाएं कार से बाहर निकलीं और अपनी आंखों में लालच भरी चमक के साथ खूबसूरत पहाड़ी विला को देखने लगीं। अब चीजें पहले से अलग हैं। अब मुंबई में उनके पास शक्तिशाली समर्थक हैं। उनके पास काफी शक्ति है। वे एक प्रांत में भूमिगत बलों के प्रमुख हैं। यहाँ तक कि उनके जैसे बड़े लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ती है, तो फिर छोटा रेयांश मेहता क्या है। उनके हाव भाव अहंकारपूर्ण हो गए, मानो रेयांश मेहता के लिए विरासत लौटाना स्वाभाविक ही था। थोड़ी देर बाद रेयांश मेहता एक सफेद टी शर्ट पहने हुए और अपने कौशल का अभ्यास समाप्त करने के बाद नैना सिंह और आशीष वर्मा के साथ दरवाजे पर पहुंचा। सुरक्षा गार्डों ने पीतल का गेट खोला और दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो गए। रेयांश मेहता ड्रैगन किंग को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, जबकि नैना सिंह अपना पसीना पोंछ रहा था। आशीष वर्मा ने अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी कर ली, उनकी आंखें उत्तेजना से भरी थीं। ड्रैगन राजा ने अपनी विनम्रता का दिखावा त्याग दिया, उसकी आंखों में एक अहंकारी चमक दिखाई दी, मानो वह कोई देवता हो जो सभी लोगों के भाग्य को नियंत्रित करता हो। रेयांश मेहता, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम छोटे बदमाश हो। रेयांश मेहता हंसा। ड्रैगन राजा के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। मुझे आशा है कि तुम बाद में भी ऐसे अहंकारी शब्द बोल सकोगे। तुम छोटे बदमाश, तुम मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करोगे? मुंबई में तुम्हारे जैसे छोटे मोटे स्थानीय गुंडे का जिक्र भी मत करो। बीजिंग के बड़े बड़े उद्योगपति भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। रेयांश मेहता ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कौन हो, छोटे बदमाश? इससे पहले कि लोंगक सिंह जवाब दे पाता, रिया मेहता अब खुद को रोक नहीं सकी और चिल्लाई, रेयांश मेहता, मैं तुम्हें बता दूं, लॉन्ग जिंग वह व्यक्ति है जिसे तुम इस जीवन काल में कभी नहीं पा सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे कुख्यात काले धन वाली निजी सैन्य कंपनी लोंगक सिंह के उद्योगों में से एक है। उनकी असली पहचान स्वर्ग को चुनौती देने वाले ड्रैगन राजा की है, जो दुनिया भर के देशों के दिलों में भय पैदा करता है। ड्रैगन पैलेस का प्रभाव दुनिया भर में फैला हुआ है, इसकी उपस्थिति हर क्षेत्र में है। यहाँ तक कि अफ्रीका में तासन साम्राज्य के नेता के भी उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध हैं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे और उसके बीच का अंतर चांद की चमक के लिए होड़ कर रहे जुगनू जैसा है। रिया मेहता के चेहरे पर बेहद गर्व के भाव थे। आखिरकार लॉन्ग जिंग जैसे आदमी ने उसे पाने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी। लॉन्ग जिंग ने उसे खुश करने के लिए बहुत सारी परेशानियां उठाईं, जिससे वह आत्मसंतुष्ट हो गई। ये जानकारी कल रात होटल लौटने के बाद ऑनलाइन शोध से प्राप्त हुई, साथ ही लोंगक सिंह ने व्यक्तिगत रूप से जो बताया था उससे भी प्राप्त हुई। लॉन्ग जिंग रिया मेहता के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और हल्की हवा का झोंका आया, जिससे वह शांत और सहज लग रहा था। मैं ड्रैगन पैलेस का स्वामी हूँ, भाड़े के सैनिकों का राजा। रेयांश मेहता, तुमने मेरी हद पार कर दी है। आओचेंग में तुमने रान लॉन को मार डाला और डार्क ड्रैगन गार्ड्स को नष्ट कर दिया। पुणे में तुमने राणा परिवार को ड्रैगन पैलेस छोड़ने के लिए धोखा दिया। तुम्हारे अपराध जघन्य हैं और तुम मौत के लायक हो। इस दुनिया में कोई भी मेरी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। रेयांश मेहता, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज्ञाकारी होकर मेहता परिवार का व्यवसाय रिया मेहता को लौटा दो और अपने पैर काट लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लोंगक सिंह ने अपने सभी पत्ते मेज पर रख दिए हैं, बिल्कुल किसी प्राचीन सम्राट की तरह जो गुप्त यात्रा कर रहा हो और अचानक उसकी पहचान उजागर हो जाए। ऐसे समय में पूरी सड़क अनियंत्रित लोगों से भरी होनी चाहिए जो घुटने टेककर ईश्वरीय कृपा की भीख मांग रहे हों। हालांकि रेयांश मेहता की अपेक्षित आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे लॉन्ग जिंग को परेशानी हुई। रेयांश मेहता ने उसके कान पर हाथ रखा और सहजता से कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी। तो तुम एक घमंडी बदमाश हो।